जैसा मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को हिंदू लॉ में मैं बता रहा हूँ विवाह विच्छेद के आधार, विवाह विच्छेद के ग्राउंड। ठीक है, सेक्शन 13 में मैं 5 बता चुका हूँ, क्या गुणवत्ता तक बता चुका हूँ या पागलपन तक। ठीक है, अब छठा है पुष्ट। सॉरी, छठा है कुष्ठ। ठीक है, कुष्ठ रोग है जो सेक्शन 13(1) के ग्राउंड। कुष्ठ कहाँ है? लेप्रोसी। कुष्ठ है सेक्शन 13 सब क्लास 1 के सब क्लास 3 में। ठीक है, सब क्लास 13 के सब क्लास 1 के सब क्लास 3 में। ठीक है, उप सब क्लास कह सकते हैं। ठीक है, कुष्ठ क्या है? कुष्ठ रोग, यदि किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है तो ये भी विवाह विच्छेद का ग्राउंड होगा, न्याय पृथक्करण का ग्राउंड होता है। लेकिन कुष्ठ रोग के लिए 2 ग्राउंड है। क्या है? एक है क्या नाम है, कोढ़ जो उग्र रूप में हो, और दूसरा क्या है, यह असाध्य हो। मतलब क्या है कि यह असाध्य हो। ठीक, असाध्य मतलब ठीक न होने वाला, और उग्र कुष्ठ हो जो जिससे संतानोत्पत्ति वगैरह के लिए बाधा हो। ठीक है, तो कुष्ठ रोग भी विवाह विच्छेद के लिए एक ग्राउंड है। ठीक, क्या हुआ? छठा ग्राउंड है कुष्ठ रोग भी विवाह विच्छेद के लिए एक ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे भी विवाह विच्छेद किया जा सकता है। सातवां क्या है? सातवां आपका है रतिजन्य रोग। रतिजन्य रोग ये कहाँ है? ये है सेक्शन 13 सब क्लास 1 के उप क्लास 4 में। ठीक है, 4 में ये सॉरी ये गलत हो गया है, ये 4 में है, ये 5 में है। कुष्ठ रोग सेक्शन 1 4 में है, और 13 1 ये 5 में है, 4 में है, और ये 5 में है। ठीक है, रतिजन्य रोग से तात्पर्य ऐसे रोग से है जो बाहक हो। बाहक मतलब जैसे से एक दूसरे के साथ संभोग करने पे दूसरे को फैल सकता हो, और वो आदमी भी उससे पीड़ित हो सकता है। तो ऐसे रोग को रतिजन्य रोग कहते हैं, जिससे मैथुन क्रिया करने में क्या होता है, जैसे सेक्स करने के बाद एक दूसरे को फैल जाए। मुझे जैसे किसी व्यक्ति को हुआ है और वो अपनी बीवी के साथ सेक्स कर रहा है, या पत्नी को हुआ है पति के साथ सेक्स कर रहा है, तो यदि उससे ऐसा रोग है जो फैलने योग्य है, फैल जाए, उसके माध्यम से उससे हो जाए, तो ऐसे रोग के लिए भी एक ग्राउंड है। किसका ग्राउंड है? विवाह विच्छेद का ग्राउंड है। ऐसा कौन सा रोग है? सिफिलिस है, सुजाग रोग देखिए सुने होंगे आप लोग, सुजाग और सिफिलिस। एड्स ऐसा रोग है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को फैल सकता है। तो ऐसे ग्राउंड पे भी क्या नाम है, तलाक का एक ग्राउंड बन जाता है, तलाक का एक ग्राउंड बन जाता है। ठीक है, 7वां हो गया। 8वां क्या है? संसार त्याग। संसार त्याग दिया हो। ठीक है, संसार त्याग दिया हो। संसार त्याग दिया हो मतलब ये कहाँ है? सेक्शन 13 सब क्लास 1 के सब क्लास 6 में, सब क्लास 6 में है। ठीक है, संसार त्याग
संसार त्याग दिया हो, संसार का परित्याग कर दिया हो। संसार परित्याग क्या मैं बताया था, मतलब जब मैं बता रहा था न्यायिक पृथक्करण में, तो जुडिशियल सेपरेशन में बताया था संसार त्याग का मतलब क्या होता है। ठीक है, संसार त्याग का मतलब है ऐसा संसार त्याग जिसकी सिविल मृत्यु हो गई हो, जिसकी सिविल मृत्यु हो गई हो। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा प्रत्यर्थी द्वारा संसार का परित्याग कर दिया हो, भौतिक सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया गया हो और कहीं जाके बस गया हो। ठीक है, या साधु सन्यासी हो गया हो, या साधु सन्यासी, या साधु सन्यासी हो गया, धार्मिक ग्रंथ के अनुसार अपने को संसार से परित्याग कर लिया हो। तो ऐसा जब वैवाहिक जीवन को वो पूरी तरह से निभा नहीं सकता, संसार मतलब साधु बन गया, महात्मा बन गया, तो ये ग्राउंड ये भी है कि आप पत्नी या पति जो भी है, एक पक्षकार जाके न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए अपील कर सकता है। ठीक है, और ये ग्राउंड सफिशिएंट है, ये नहीं है कि ये इस पे ये कहा जाए कि नहीं ये ग्राउंड नहीं हो सकता, ये ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, संसार पर त्याग कर दिया हो तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है विवाह विच्छेद के लिए। ठीक, आठवां, नौवां हो गया, नौवां देखो, नौवां क्या है, नौवां नंबर है प्रकल्पित मृत्यु। प्रकल्पित मृत्यु से क्या मतलब है, प्रकल्पित मृत्यु से मतलब है कि जो 7 साल से प्रकल्पित मृत्यु, प्रकल्पित मृत्यु सेक्शन कहां है, सेक्शन 13A, साथ में सेक्शन 13 एक के सब प्लस 7वें में है। ठीक, संसार प्रकल्पित मृत्यु, प्रकल्पित मृत्यु कब होती है, प्रकल्पित मृत्यु, प्रकल्पित मृत्यु कब मानी जाती है, जब कोई व्यक्ति 7 वर्षों से लापता हो, 7 वर्षों से लापता हो, कहां हो, जो जैसे आज की डेट है, आज की डेट से 7 साल बाद उसे किसी ने देखा ना हो, किसी फैमिली मेंबर ने ना देखा हो, किसी जान पहचान वाले ने देखा हो बीच में, तो ऐसे व्यक्ति की सिविल डेट मानी जाएगी। ठीक है, 7 साल से लापता हो, लापता हो, ऐसा नहीं है कि बीच में किसी ने देखा हो, तो ऐसा नहीं है, बीच में यदि किसी ने देखा है तो वो जीवित माना जाएगा। लेकिन यदि लापता 7 साल से कोई ना रिश्तेदारों ने, ना भाई बहन, किसी ने नहीं, मतलब उसके न रिश्तेदार या घर वाले ने, किसी ने नहीं देखा है 7 वर्षों तक, तो ऐसे व्यक्ति की प्रकल्पित मृत्यु मानी जाएगी, मतलब कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या हो जाता है, एक अच्छा ग्राउंड है, एक अच्छा ग्राउंड है जिसके लिए विवाह विच्छेद प्राप्त करने के लिए, हिंदू विवाह में एक अच्छा ग्राउंड है विवाह विच्छेद कराने के लिए। 10वां क्या है, 10वां है न्यायिक, न्यायिक पृथक्करण का भी एक आधार है, सेक्शन 10 है। न्यायिक पृथक्करण का भी एक ग्राउंड है, मैंने आपको बताया था न्यायिक पृथक्करण पढ़ाते हुए कि न्यायिक पृथक्करण यदि किसी का हो जाता है तो वो 1 साल देखा जाता है, उसे 1 साल दोनों को अलग रखा जाता है, और अलग रखने के बाद 1 साल के बाद फिर न्यायालय के सामने उपस्थित होता है। यदि इन दोनों के बीच में संभोग नहीं हुआ रहता और सुलह समझौता नहीं होता है तो अब तलाक के लिए ये अर्जी दे सकते हैं, तलाक के लिए ये कोर्ट जा सकते हैं, तलाक का एक बेहतर ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, न्यायिक पृथक्करण। 11वां क्या है, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, सेक्शन 9, यदि दाम्पत्य अधिकारों
वो पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे हैं। सेक्शन 9 में आप लोगों को बताया था, पहले ही बता चुका हूँ। सेक्शन 9 जो भी यदि कोई दो व्यक्ति आपस में साथ जो वैवाहिक संबंध है उसे पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे हैं, तो ये भी तलाक के लिए एक अच्छा ग्राउंड हो सकता है। ठीक, अब ये तो ग्राउंड हो गए किसके, ये दोनों ग्राउंड, ये 11 ग्राउंड किसके लिए हैं, पति पत्नी को दोनों को प्राप्त है। ये ग्राउंड तलाक का, ये ग्राउंड पति पत्नी दोनों को प्राप्त है। ये 11 जो ग्राउंड मैंने बताए हैं ये पति पत्नी को दोनों को प्राप्त है। ठीक है, पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है। अब क्या है, केवल पत्नी को प्राप्त आधार, केवल पत्नी को प्राप्त है। केवल पत्नी को क्या, 4 ग्राउंड और हमने बताए थे कि 4 ग्राउंड मैंने बताया था कि 4 ग्राउंड ऐसे हैं सिर्फ जिन आधारों पर सिर्फ पत्नी ही तलाक का ग्राउंड ले सकती है, तलाक का आधार बना सकती है। तलाक इन ग्राउंड पे पत्नी जाके तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। ठीक, ये ग्राउंड कौन कौन से हैं, ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन 13 के 2 में है। सेक्शन 13 के 2 में है। सेक्शन 13 के 2 के सब क्लास 1 में है। ठीक है, सेक्शन 13(2)(1) में है। कौन कौन से ग्राउंड है, केवल ये पत्नियों को प्राप्त है, केवल ये पत्नी को प्राप्त है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है 4 ग्राउंड है, मैं बता चुका हूं 4 ग्राउंड ऐसे हैं जो सिर्फ केवल पत्नी को प्राप्त है। कौन कौन से, पति द्वारा दूसरा विवाह मतलब द्विविवाह, द्विविवाह, पत्नी द्वारा पति द्वारा दूसरा विवाह मतलब द्विविवाह, बाइगेमी। ठीक है, बाइगेमी, रूल ऑफ मोनोगेमी, रूल ऑफ मोनोगेमी मतलब एक विवाह, रूल ऑफ मोनोगेमी मतलब एक विवाह होता है। बाइगेमी मतलब होता है द्विविवाह, मतलब यदि पति ने दूसरा विवाह कर लिया है, ठीक है, यदि पति ने दूसरा विवाह कर लिया है तो उसके लिए पत्नी तलाक लेने की अधिकारिणी हो जाएगी, तलाक लेने की अधिकारिणी हो जाएगी। द्विविवाह अपने आप में ही दंडनीय है, द्विविवाह अपने आप में ही दंडनीय है। आईपीसी की धारा 494 में द्विविवाह अपने आप में ही दंडनीय है। ठीक है, बस ये साबित हो जाए कि दूसरा विवाह इन्होंने किया है। ठीक, द्विविवाह हो गया मतलब एक जीवित पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेना मतलब द्विविवाह हो गया। ठीक, और इसके लिए पत्नी को एक आधार विवाद विच्छेद का एक आधार प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या है, पति का बलात्संग, पति का बलात्संग, गुदामैथुन या पशुगमन। पति जो है वो किसी से बलात्कार किया है, पति ने किसी का बलात्कार कर दिया है या गुदामैथुन का आदि है या पशुगमन का है। ठीक है, पशुगमन का व्यवहार करता है तो ऐसे एक आधार मिल जाता है पत्नी को, किसके लिए, विवाहिक विच्छेद के लिए, विवाह का विच्छेद कराने के लिए मतलब तलाक के लिए। समझे, तलाक के लिए एक ग्राउंड ये भी है, यदि पति ने किसी का बलात्कार कर दिया, ठीक है, तो या गुदामैथुन करता है या पशुगमन करता है तो इसके लिए भी एक ग्राउंड बन जाता है, जिसको पत्नी को
विवाह विच्छेद प्राप्त करने का एक आधार बन जाता है। तीसरा क्या है? भरण पोषण की बिक्री। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करता है, ठीक है, 2 साल से कोई व्यक्ति यदि 2 साल तक अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करता है तो वो तलाक का एक वैध आधार होगा, एक तलाक का वैध आधार माना जाएगा, ठीक है। यदि पति ने पत्नी का भरण पोषण नहीं किया, कितने साल तक? 2 सालों तक भरण पोषण नहीं किया तो क्या होगा? तो आप ये क्या नाम है, एक पत्नी भरण पोषण न देने के आधार पर तलाक ले सकती है, पति से क्या कर सकती है? तलाक ले सकती है। चौथा क्या है? चौथा है यौनागमन का विकल्प। चौथा है यौनागमन का विकल्प। मतलब यदि जैसे क्या होता है, विवाह के लिए क्या आयु है? विवाह के लिए आयु है हिंदू में 21 साल और 18 साल। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह के लिए आयु कितना है? विवाह के लिए आयु 21 साल और कितना है? 18 साल। यदि किसी बच्चे की शादी 18 साल के पूर्व बाल विवाह कर दिया जाता है तो यदि महिला जो जिसकी शादी यौनागमन का विकल्प जो कहता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई यदि लड़की की शादी कर दी गई 18 वर्ष से पहले, ठीक है, 18 वर्ष से पहले, और उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो शादी को वैध रखे या शादी से तलाक ले ले, या पति से तलाक ले ले, या शादी को वैध रखे। यदि वो चाहती है कि शादी को वैध रखना तो शादी वैध रहेगी और शादी वैध मानी जाएगी, और यदि वो तलाक लेना चाहती है तो इस ग्राउंड पे भी वो तलाक ले सकती है। यौनागमन का विकल्प ये किसको मिलता है? सिर्फ महिलाओं को मिलता है, ठीक। यदि महिला की कम आयु में शादी कर दी गई है और वो 18 साल की आयु प्राप्त कर लेती है तो वो उसके पास एक विकल्प होता है कि वो शादी को जारी रखे या शादी को तोड़ दे या विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर ले। शादी को तोड़ने का मतलब है विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर ले। ये आधार उसे महिला को प्राप्त है। वो महिला क्या कर सकती है? कोर्ट का दरवाजा खटखटा के और इस ग्राउंड पे तलाक ले सकती है, ठीक है। ये हो गया आपका विवाह विच्छेद के लिए आधार। ये जो सेक्शन 13 में है विवाह विच्छेद के लिए जो सारे आधार बताए गए हैं वो सारे आधार हैं वो हमने बता दिया आपको। विवाह विच्छेद के ये सारे आधार हैं। इस ग्राउंड पर पति पत्नी जाके न्यायालय में अपना विवाह विच्छेद करवा सकते हैं और शादी को तोड़ सकते हैं, ठीक। अब ये हो गया। अब क्या है? एक है आपका क्या नाम है, एक धारा 1976 में सेक्शन 13 ख या 13B, 13 ख या 13B, ठीक है, 13B, ये धारा 1976 में जोड़ी गई है, ठीक है। हमारा हिंदू विवाह जो था वो क्या था? एक संस्कार माना जाता था, जो 1976 तक एक संस्कार के रूप में ही माना जाता। लेकिन 1976 के संशोधन के बाद जब से 13 ख जोड़ा गया हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है, संशोधन करके जब जोड़ा गया तब से वैध जो हमारा विवाह की प्रकृति थी संस्कार वो अब कुछ हद तक कम हो गई है।
कुछ हद तक कम हो गई है, कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गई है। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन जोड़ा गया था तो ये संस्कार जो है, संस्कार के जो ग्राउंड है उस पर आघात करता है, उसको क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या नाम है, ऐसा विवाह अब कुछ कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संविदा की तरह हो गया है। इस धारा में क्या कहा गया? परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद। परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद। परस्पर सहमति मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो व्यक्ति आपस में किसी बात के लिए सहमत हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ भी तो वही बात आ गई, क्या आ गई? परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद, यानी दो व्यक्ति जो शादीशुदा हैं वो आपस में सहमत हो जाते हैं अपनी शादी को तोड़ने के लिए, अपनी शादी को जारी न रखने के लिए, तो वो न्यायालय के दरवाजे में जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और परस्पर सहमति के आधार पर न्यायालय किसी को विवाह विच्छेद से रोकेगा नहीं। ये कंडीशन तब आती है जब व्यक्ति आपस में, दो व्यक्ति शादीशुदा हैं और दोनों क्या करते हैं, दोनों व्यक्ति आपस में सहमत नहीं हो पाते, सारी आपसी सहमति से, मतलब दोनों में पटता नहीं है, दोनों में मनमुटाव होता है और आपसी सहमति से वो तैयार हो जाते हैं कि अब हमारा शादी आगे जारी नहीं रह सकता, हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। तो वो परस्पर सहमति के आधार पर न्यायालय में जा सकते हैं, एक बात फाइल कर सकते हैं और फाइल करके तलाक के लिए तलाक मांग सकते हैं। ठीक है, परस्पर सहमति से तलाक के लिए मैं अगले वीडियो में आप लोगों को और अगले कक्षा में बताऊंगा विद डिटेल्स में, विद केस के माध्यम से। सेक्शन 13 ख और उसके बाद 13 बी के बाद उसके साथ इसमें कुछ केसेस ऐड करके मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, ओके।